हमें किन हालात से गुजरना पड़ा, 10 वर्ष पहले कैसे भारतीय जनता पार्टी इस देश में काबिज हुई, कौन कौन से वायदे हमारे बीच में किए। अगर मैं उन बातों को दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। आप भी बहुत देर से बैठे हैं, सुबह 10 बजे आ गए थे, 4 बजने को हो रहे हैं। इससे पहले इस बात का जिक्र आया था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नए नारे के साथ चुनाव में आए हैं। 400 पार की बात करते हैं, मोदी की गारंटी के नाम पे वोट मांगते हैं। लोग जब पूछते हैं मोदी जी की गारंटी क्या है, गारंटी बताने की बजाय 10 साल में क्या किया ये बताने की बजाय, अगले 5 साल का विजन क्या है ये बताने की बजाय 2047 की बात करते हैं। कहते हैं 2047 में विकसित भारत बनाना है। जो विकसित भारत बनाने की बात करने वाले लोग, इस मोदी जी ने 10 साल में इस देश को कैसे पीछे ले जाने का काम किया। इस हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने किस तरह से 10 वर्ष तक इस प्रदेश को लूटने का काम किया, उन बातों का जिक्र नहीं करते। इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने रेल बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, साथियों इंश्योरेंस बेच दिया, बैंक बेच दिया। जो भी संस्थाएं देश को आमदन पैदा करके देती थी, सारी संस्थाएं अंबानी और अडानी को देने का काम किया। यहां तक अंबानी और अडानी के 19 लाख करोड़ के कर्जे माफ करने का इस मोदी की सरकार ने काम किया। जबकि देश का किसान एमएसपी के कानून की बात कर रहा था, वायदा मोदी का था कि मेरी सरकार बनने के बाद इस देश के अंदर एमएसपी लागू करेंगे। 2014 में मोदी जी ने हमारे साथ वायदा किया था और कहा था स्वामीनाथन की रिपोर्ट को भी लागू करेंगे। वहीं और बड़े बड़े वायदे किए, अगर मैं सबका जिक्र करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। वायदा किया था साथियों, कांग्रेस के 70 साल में इस देश से जो धन लूट करके विदेशों के बैंकों में जमा कराया है, हम उस काले धन को वापस लाएंगे। और मोदी जी कहते थे बैंकों में खाते खुला लो, हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करा दूंगा। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के एक एक गांव में जाकर के आया हूं। मैंने 24 फरवरी से लेकर के पिछले साल 2023 के अंदर 16 सितंबर तक 4200 किलोमीटर पैदल यात्रा करी थी, परिवर्तन यात्रा करी थी। और उस परिवर्तन यात्रा के दौरान 2000 गांव, शहर और कस्बे के लोगों से मिला था। मैंने सब जगह ये बात पूछी थी कि मोदी जी के वायदे के मुताबिक आपके खाते में 15-15 लाख रुपए आना चाहिए था। सब जगह सब लोगों ने एक ही बात कही, एक नया पैसा हमारे खाते में नहीं आया। आज आप हजारों की संख्या में हरियाणा प्रदेश के कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से आए हुए लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से किसी के एक के भी खाते में एक नया रुपया भी मोदी की सरकार बनने के बाद 10 साल में आया क्या? कोई एक पैसा नहीं आया, ना एक पैसा आया। ना मोदी के राज में एमएसपी का कानून बना। साथियों 3 काले कानून बना दिए गए थे। इस तरह के 3 काले कानून थे, अगर वो लागू हो जाते तो जिन जमीनों के आज आप मालिक हो, वो कानून बनने के बाद हमारी जमीनें अंबानी और अडानी जैसे लोगों के हाथों में चली जाती। हम अपनी जमीन में नौकर बन करके काम करते। बधाई देता हूं पंजाब के किसानों को, जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत करी, जिन्होंने एमएसपी के खिलाफ इन 3 काले कानूनों की लड़ाई लड़ने की शुरुआत करी। पंजाब से एजिटेशन शुरू हुआ और पंजाब के लोगों ने
उस एजिटेशन को जब लेकर के दिल्ली की तरफ कूच किया तो बधाई देता हूं हरियाणा प्रदेश के किसान को, मजदूर को, जिन्होंने उनका वेलकम किया, स्वागत किया, उनके साथ खड़े होकर के उस लड़ाई को और आगे बढ़ाने का काम किया। आहिस्ता आहिस्ता आंदोलन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लाखों किसान बॉर्डर पे इकट्ठे हो गए और उस आंदोलन को सबसे ज्यादा मजबूती किसी ने देने का काम किया। उस आंदोलन को सबसे बड़ी ताकत किसी ने दी तो हरियाणा प्रदेश के लोगों ने, हरियाणा प्रदेश के किसान, खेती से जुड़े व्यक्ति ने, बाहर से आए हुए जितने भी किसान नेता थे, जितने भी किसान साथी थे, उनकी दिन रात खड़े होकर के जहां सेवा करी, वहीं उनका मनोबल बढ़ाया, उनमें विश्वास पैदा किया कि हम आपके साथ हैं, चाहे जितना मर्जी लंबा आंदोलन चलाओ। इसीलिए 13 महीने लंबा देश का सबसे बड़ा आंदोलन था। देश के प्रधानमंत्री को 13 महीने के बाद ये बात समझ में आई कि किसान जान दे सकता है। किसान मुड़ करके घर वापसी तब तक नहीं करेगा जब तक एमएसपी का कानून नहीं बनेगा, काले कानून खत्म नहीं हो जाएंगे। साथियों, एक समय ऐसा भी आया था जब मैं अपने हजारों साथियों के साथ टिहरी के बॉर्डर पे गया। जो किसान नेता वहां पे उस आंदोलन को चलाने का काम कर रहे थे, उन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव रखा और कहा कि आज चौधरी देवीलाल अगर हमारे बीच में होते तो इस आंदोलन को बड़ी ताकत मिलती, वो कोई बड़ा फैसला लेते, केंद्र की सरकार को सोचने पे मजबूर कर देते। मैंने उसी वक्त प्रेस के लोगों को बुला करके कह दिया कि 26 जनवरी तक या तो तीनों काले कानून वापिस हो जाएंगे, नहीं होंगे तो 27 तारीख को चंडीगढ़ जाऊंगा, स्पीकर से मिल करके विधानसभा से इस्तीफा देकर के किसानों के बीच में आकर के बैठ जाऊंगा। काले कानून खत्म नहीं हुए। 26 तारीख को हम ट्रैक्टर दिल्ली में तिरंगे की लेकर के गए थे। दिल्ली के अंदर की सरकार ने अफवाहें फैला रखी थी, लोगों में डर और भय पैदा करने के लिए वहां इस तरह की अफवाहें फैलाई कि किसान ट्रैक्टर पे बैठ करके आएगा, दिल्ली को लूट करके ले जाएगा। जब हम दिल्ली में पहुंचे, जहां किसान दिल्ली में ट्रैक्टरों के साथ तिरंगे के साथ गए, मैं भी उनके साथ गया था। जैसे दिल्ली में एंटर किया, लोगों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। जहां फूल मालाएं पहनाई, जगह जगह मिठाई और फ्रूट खिला करके लोगों का वेलकम करने का काम किया, स्वागत करने का काम किया। जगह जगह लंगर लगाए गए, जगह जगह फूल बरसाए गए। जब मोदी जी को शाम को इस बात का पता लगा कि किसानों का स्वागत हो रहा है, तो नया षड्यंत्र रचा कैसे आंदोलन को तोड़ा जाए। फिर ये कहकर के अफवाह पूरे देश में टेलीविजन, रेडियो के माध्यम से संदेश दे दिया कि तिरंगे का अपमान किया गया है, लाल किले पे खालिस्तान का झंडा तिरंगे से ऊपर लगा दिया गया, इसमें खालिस्तानी आए हैं। जहां आंदोलन तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, शाम होते होते मेरे पास नेताओं के हरियाणा से फोन आए। उन्होंने कहा कि आंदोलन टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपके इस्तीफे से कोई फायदा नहीं होगा, अब आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि अब आपको इस्तीफा देने की बजाय आपको फिर से पुनर्विचार करना चाहिए। मैंने उन साथियों ने जिन्होंने फोन किया उनको खुल करके कहा कि अगर आप किसान के सच्चे हितैषी हैं, आप चाहते हैं कि इस आंदोलन को ताकत मिले, तीनों काले कानून खत्म हो जाए, तो आप भी मेरे साथ इस्तीफा देने का काम करो। वो हिम्मत नहीं जुटा पाए और मैंने साथियों 27 तारीख को स्पीकर के सामने खड़े होकर के इस्तीफा लिख करके उसके हाथ में थमा दिया और इस्तीफा देकर के 27 तारीख को सीधा फिर टिहरी के बॉर्डर पे जाकर के उस आंदोलन का हिस्सा बनने का काम किया। 13 महीने लड़ाई लड़ी। 13 महीने के बाद देश के प्रधानमंत्री को समझ में आया, काले कानून खत्म हुए, एमएसपी की गारंटी दी गई, एमएसपी का